नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात रूस यूक्रेन जंग को लेकर हम करने वाले हैं। 2 साल से ऊपर हो चुके हैं इस जंग को चलते हुए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर अमेरिका और नेटो को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नेटो के ट्रुप्स यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए उतरते हैं तो रूस के परमाणु हथियार तैयार हैं। और जिस प्रकार से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हाल ही में कहा था कि फ्रांस या नेटो अपने ट्रुप्स यूक्रेन भेज सकता है, उसके बाद से रूस के अंदर, मॉस्को में या कहें नेटो के अंदर जो है खलबली मची हुई है। इसको समझना होगा कि यह जंग किस तरफ जा रही है और क्या वाकई में परमाणु हथियार का इस्तेमाल आने वाले वक्त में हो सकता है। इसको समझेंगे डिटेल्स के साथ। 2 एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, उनसे हर एंगल को जांचने और परखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस वक्त हम रूस यूक्रेन की बात करेंगे, उसी बीच मालदीव की बात करना बेहद जरूरी है। मालदीव से भारत के 26 सैनिक वापस आ चुके हैं और चीन ने इस पर खुशी जताई है। आखिरकार मालदीव के अंदर चल क्या रहा है, इसे डिकोड करेंगे। साथ ही साथ टर्की ने जो TV-2 ड्रोन, वेयर कतार TV-2 ड्रोन जो कि मालदीव को दिया है, उसको भी आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस मकसद के साथ दिया गया है मालदीव को यह ड्रोन, वो मकसद बेहद ही खतरनाक है। उस पर भी बात होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, रूस यूरोप से परमाणु जंग के लिए तैयार है। पुतिन बोले, नेटो ने भेजे सैनिक तो अंजाम बुरा होगा। पुतिन ने कहा, राष्ट्रपति मैक्रों ने कही थी सैनिक भेजने की बात। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान। रूस यूरोप से परमाणु जंग के लिए तैयार है। नेटो ने भेजे सैनिक तो अंजाम बुरा होगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने कही थी सैनिक भेजने की बात। अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ कहा, जल्दी से आप वो देख लीजिए। उसके बाद किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, तमाम जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं, उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी तनावपूर्ण स्थिति जिससे परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रूस का परमाणु बल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं वो भी देख लीजिए। रूस के पास 4,489, अमेरिका के पास 3,708, चीन के पास 500 प्लस, फ्रांस के पास 290, भारत के पास 164, पाकिस्तान के पास 170। लेकिन पुतिन आजकल टेंशन में क्यों है, ये इस एंगल को भी देखना होगा। बात सिर्फ परमाणु हथियारों की नहीं है, कुछ और भी है पर्दे के पीछे की कहानी। देखिए, नेटो अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है शीत युद्ध के बाद का, जिसने टेंशन पुतिन को दे रखी है। स्वीडन जो कि एक पड़ोसी था रूस का, वो भी नेटो में शामिल हो चुका है। चीन पर भरोसा पुतिन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर जंग हुई तो चीन साथ में वाकई में खड़ा होगा। ये यूक्रेन जंग में रूस कमजोर हुआ है। और सबसे अहम पॉइंट, 15 से 17 मार्च के बीच रूस के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हैं और पुतिन चाहते हैं कि एक बार फिर से उनकी जनता उन्हें ही राष्ट्रपति चुन ले। रूस को काला सागर में कई झटके भी यूक्रेन ने दिए हैं। तो तमाम पॉइंट हैं, तमाम पहलू हैं, तमाम एंगल हैं जिन पे बात हम करने की कोशिश करेंगे। हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। 2 खास मेहमान चर्चा में आज हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। ये जो व्लादिमीर पुतिन का बयान है कि अमेरिका या तो संभल जाए, नहीं तो हमारे परमाणु हथियार बिल्कुल तैयार हैं,
ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मधवदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, कई बार 2 सालों में बयान दे चुके हैं, लेकिन ये बयान उस वक्त आना चिंताजनक है जिस वक्त फ्रांस ये कहता है कि जरूरत पड़ी तो हम अपने ट्रूप्स भेज देंगे। उसके बाद पुतिन कहते हैं कि आप भेजिए, हम भी तैयार हैं, हमारे परमाणु हथियार भी तैयार हैं। हाँ राजेश, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया था मैक्रोन ने कि जरूरत पड़ने पर फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देश जो हैं अपनी फौज को यूक्रेन में भेजेंगे। मेरे ख्याल से इस बयान को यूरोप के किसी भी देश ने या नेटो के किसी भी देश ने और अमेरिका ने भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। ये शायद मैक्रोन ने थोड़ा हल्के अंदाज में बोला था। आज की तारीख में यूक्रेन में किसी भी देश का, नेटो देश का कॉम्बैट ट्रूप्स नहीं है, और नेटो के चार्टर में बहुत क्लियरली लिखा है कि नेटो के जो कॉम्बैट ट्रूप्स होंगे, चाहे वो फ्रांस से हो, इंग्लैंड से हो या अमेरिका से हो, वो तभी युद्ध करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे अगर नेटो के किसी देश पर हमला होता है। तो फिलहाल यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर नहीं है। तो मेरे ख्याल से फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह हल्के में कोई बयान दिया था, इसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। एक और चीज है, पुतिन ने जो जवाब दिया है कि वो भी अपने हथियारों को तैयार रखेंगे और अगर नेटो ने हमला किया तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये डिप्लोमेटिक लहजा होता है। पुतिन ने कभी भी अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन की जो अंदर जो क्रेमलिन है, उनका एक तरीका होता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो डिसीजन पर पहुंचते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कब यूज करना है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है, कमेटी होती है एक, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि क्या हमला रूस पर हुआ है, रूस की सरजमीन पर हुआ है, और दूसरी बात, क्या रूस की सरजमीन पर हमला होने के बाद रूस के अस्तित्व को खतरा है। जैसे कि क्रेमलिन को ये तय करना पड़ेगा कि मॉस्को ही शायद उड़ने वाला है, लेनिनग्राद ही शायद उड़ने वाला है, स्टालिनग्राद पे दुश्मन घुसने वाला है। ऐसी हालत में ही रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। महज यूक्रेन के युद्ध में अभी देखिए 2 साल हो गए हैं, अभी तक अगर रूस ने किसी भी बड़े कन्वेंशनल हथियारों का भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैं बड़े वॉरहेड्स की बात कर रहा हूं, तो ये पुतिन का भी एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। उन्होंने किया था सर मेरे ख्याल से। हाँ, देखिए ये समझना पड़ेगा कि रूस ने अभी तक जितने हथियार इस्तेमाल किए हैं वो भले ही क्रूज मिसाइल से दागे गए हों, भले ही रॉकेट्स से दागे गए हों, हवाई जहाज से दागे गए हों, वो सब कन्वेंशनल वॉरहेड थे, वो भी लो कैलिबर के। रूस की एयरफोर्स में ऐसे बॉम्ब्स हैं जिनका वजन 500 किलो होता है, 1000 किलो होता है, 2000 किलो होता है। रूस की एयरफोर्स में सबसे बड़े जो बॉम्ब्स हैं उनका वजन करीबन एक बॉम्ब का वजन करीबन 3000 किलो होता है। रूस ने इनमें से किसी भी हैवी कैलिबर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया। उनके जो वॉरहेड हैं वो सब अभी तक ज्यादा से ज्यादा 500 किलो रेंज में, दायरे में ही शामिल थे। तो ये सोचना कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहने का तरीका है कि हम भी तैयार हैं, देखें फ्रांस क्या करता है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं, फिर आता हूं आपके पास। लेकिन संजीव जी, जो चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि 15 से 17 मार्च के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव भी हैं। पुतिन चाहते हैं कि एक बार फिर से उन्हें ही राष्ट्रपति चुना जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ही चुने जाएंगे। लेकिन क्या पिछले 2 साल में पुतिन के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि आखिरकार रूस यूक्रेन जंग में उन्होंने हासिल क्या किया है अपने जवानों और जनरल्स को खोने के अलावा? इसलिए एक जो परमाणु कार्ड है वो खेला जा रहा है, या किसी अलग एंगल से आप चीजों को देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल राजेश जी, आपने सही कहा। ये एक पॉस्चरिंग है और इसका मैसेज पॉलिटिकल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को पिछले 2 वर्षों के युद्ध के दौरान उनकी सेनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। ये युद्ध लगातार जारी है। रशिया को बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को जो है गंवाना पड़ा है, अपने हथियारों को गंवाना पड़ा है। और जैसा कि अपने आप ग्राफिक्स में बिल्कुल सटीक तरीके से दिखा रहे हैं कि रशिया कमजोर पड़ा है। तो ये जाहिर है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है इस इलेक्शन के पहले
ऐसे बयान दे करके एक पॉलिटिकल जो है इसका इस्तेमाल भी मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो बयान उनका है वो कोई ज्यादा गंभीर बयान नहीं है। जैसा कि देवनाथ सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो बयान है ये एक पॉस्चरिंग है और इसके पीछे में एक लॉजिक मैं जो देखता हूँ वो मैं अवश्य बताना चाहूंगा। हमने इसकी चर्चा पहले भी की है कि रशिया की जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है वो जाहिर है कि नेटो और अमेरिका की जो संयुक्त मिलिट्री माइट से कम है। जाहिर है कि उसमें काफी ह्रास भी हुआ है, 2 वर्षों में रशिया कमजोर हुआ है। तो जब कभी भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या उनके अन्य मंत्री और सैनिक अधिकारी हो, उन्हें इस बात की इनसिक्योरिटी आती है उनके अंदर की कहीं इस युद्ध में कोई बड़ी उनकी हार तो नहीं होने जा रही है, तो फिर वो अपने अल्टीमेट वेपन्स के इस्तेमाल के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि यदि हमारी इसमें ज्यादा दिक्कतें हमें सामने आई तो हम अपने अल्टीमेट वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर देंगे। और इस तरीके के जो बयान है ये पहली बार रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिए गए हैं। लगातार पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि इस तरीके के बयान वो बीच बीच में देते रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे अन्य अधिकारी हो। और रशिया ने तो न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कंडक्ट की हैं, यहाँ तक कि अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में तैनात भी कर दिया है। लेकिन ये जो रशिया के द्वारा जो कृत्य किया गया है ये एक पॉस्चरिंग है। अभी तक देखिए राजेश जी, रशिया और अमेरिका और नेटो के बीच का ये जो परोक्ष इनडायरेक्ट वॉर है उसमें रशिया ने एक कोई सिंगल गोली या कोई एक सिंगल मिसाइल भी नेटो की टेरिटरीज में नहीं चलाई है। और वहीं नेटो ने भी अभी तक रशिया के अंदर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया है। और ये नेटो और अमेरिका भी जानते हैं और जाहिर है कि रशिया भी जानता है कि यदि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया तो ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन बहुत पहले ही बोल चुके हैं इस बात को कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सैनिक एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें उस दिन तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा हो जाएगी। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध है वो कोई साधारण विश्व युद्ध नहीं होगा, वो न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाने वाला युद्ध होगा और कभी भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है, ये न्यूक्लियर वॉर भी ये एक बहुत चिंताजनक भी होगा। लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा सर, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार इसी मुद्दे पे चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अमेरिका, चीन, रूस तीनों ही न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। क्या ये चिंताजनक है और अगर है तो कितना चिंताजनक है? छोटा सा ब्रेक, फिर इसी पे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा लगातार जारी है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर यूरोप का कोई भी देश यूक्रेन के अंदर अपनी सेना भेजता है तो रूस के परमाणु हथियार जो हैं मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी चिंताजनक हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि चीन, रूस, अमेरिका अपने आधुनिक परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाले हैं। इंडिया और पाकिस्तान भी लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि अगर ये परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। इस बीच लगातार चीन का अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना क्या संकेत दे रहा है? क्या तमाम जो सुपर पावर्स हैं दुनिया को एक बड़े खतरे की तरफ धकेल रही हैं सर? हाँ राजेश, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक शब्द है, कहते हैं मैड, MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उसका मतलब है कि अगर तुम मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला करूंगा न्यूक्लियर कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा लेकिन खत्म होने के पहले मैं तुम्हें भी खत्म करके खत्म होऊंगा। दिस इज कॉल्ड मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब क्या होता है कि वहां एक्सट्रीम पोजीशन से आस्ते आस्ते ये बातचीत चल पड़ी है। एक कॉन्सेप्ट नया पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल से चल रहा है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन, कि कैसे व्यवस्था की जाए कि एटमी हथियारों का विस्तार ना हो, जिसके तहत दुनिया के सभी देश, अमेरिका और चीन भी कोशिश कर रहे हैं, रूस और चीन भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने एटमी हथियारों को क्रमशः थोड़ा थोड़ा कम कर दें।
सॉल्ट ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साइन की थी, सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2। तो ये जो अभी जो परीक्षण हो जी। रहे हैं, ये उसी का एक अंश कह सकते हैं। अब पहले न्यूक्लियर हथियार ज्यादा जी। क्यों रखते थे? क्योंकि उनको लगता था कि हमारे न्यूक्लियर हथियार पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे, उसमें इतना ताकत है कि नहीं कि वो पूरे के पूरे दुश्मन के शहर को तबाह कर पाएंगे कि नहीं। तो अब क्या है, जोर जा रहा है, ये नए टेस्ट हो रहे हैं। पहली चीज तो टेस्ट ज्यादातर आजकल कंप्यूटर सिमुलेशन पे ही कर लेते हैं। दूसरी है कि अगर फिजिकल टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट करते हैं कि भविष्य में जो न्यूक्लियर हथियार बनेंगे वो कम तादाद में कैसे बनाए जाएं ताकि उनका वॉरहेड छोटा हो लेकिन ज्यादा एक्यूरेट हो। तो एक छोटे वॉरहेड से जो कि ज्यादा एक्यूरेट होगा, उसी से रशिया का या अमेरिका का या चीन का जो स्ट्रेटेजिक पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये जी। न्यूक्लियर हथियार को कम करने की तरफ टेस्ट हो रहे हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि हमारे जो न्यूक्लियर हथियार आएंगे भविष्य में वो रिलायबल होंगे। तो ज्यादा 5,000, 4,000, 3,000 न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं है। जस्ट मैच 500 या 1,000 न्यूक्लियर हथियार ही होंगे जो कि छोटे होंगे लेकिन इतने एक्यूरेट होंगे और जी। इतने रिलायबल होंगे कि 500 से ही काम बन जाएगा। तो ये एक नई अप्रोच है राजेश। ठीक है जी ठीक है। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, लेकिन जिस प्रकार से हम चीन को देख रहे हैं, हाल में जो सिपरी की रिपोर्ट आई थी वो भी ये बता रही है कि चीन लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम में लगा हुआ है। कभी उसके पास 350 के आसपास परमाणु हथियार थे, वो आंकड़ा अब 500 को पार कर चुका है। 2030 तक वो चाहता है कि 1,000 के आसपास उसके परमाणु हथियार हों। वेपन ऑफ डिटरेंस कहा जाता है, लेकिन चीन फिर भी लगातार इसके निर्माण में लगा हुआ है। इसका और इसके पीछे के क्या कारण हैं, समझा पाएंगे आप दर्शकों को? देखिए राजेश जी, आपने जो समस्या की जो मूल जड़ है उसके बारे में ही आपने स्वयं चर्चा की। चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं, चाइना का जो लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ाने का और अपने कन्वेंशनल वेपन्स की संख्या को बढ़ाने का, एडवांस वेपन सिस्टम जैसे हाइपरसोनिक वेपन्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, स्पेस बेस्ड वेपन वगैरह बनाने का उसका जो अति महत्वाकांक्षा है, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स थी वो टूट रही हैं। अभी आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में जो एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INF ट्रीटी जिसको जो कही जाती थी, वो टूट गई। और उसका सबसे बड़ा कारण, और वो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इसे अमेरिका और रशिया दोनों इससे बाहर आ गए। और अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी कंप्लेन ये थी, एक कंप्लेन तो ये अवश्य थी कि रशिया इस ट्रीटी की शर्तों को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक साधारण शर्त थी, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड ये था कि INF ट्रीटी जो टूटी, राष्ट्रपति ट्रंप जो कि एक बेहद ट्रांजैक्शनल, बेहद अमेरिका फर्स्ट के अप्रोच को लेकर चलने वाले नेता है, और वो जब इससे बाहर आए तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि चाइना इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को कहा कि भविष्य में यदि कभी भी कोई इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी बनेगी तो उसमें चाइना को भी शामिल होना होगा। इस बात को उन्होंने एक शर्त के तौर पर रख दिया था। उसी तरीके से आप देखिए तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि राष्ट्रपति ओबामा और राष्ट्रपति रशिया के जो मेडवेदेव थे उनके समय में स्टार्ट हुई थी तो 2010 में, और वो भी अब सस्पेंशन में चली गई है क्योंकि रशिया ने उससे अपने आप को सस्पेंड कर लिया है। और ये जो स्थितियां हैं वो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। आर्म्स कंट्रोल की रिजीम्स टूट रही हैं, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, और जाहिर है कि दो युद्ध चल रहे हैं, कोई तीसरा युद्ध ताइवान में कभी भी छिड़ सकता है भविष्य में। तो ये जो सारी स्थितियां हैं उसकी वजह से राष्ट्र अपनी अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग को रिज्यूम करने के बारे में भी सोच रहा है, और यदि ऐसा कभी होता है तो जाहिर है कि बहुत बड़ा कदम होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि जो अन्य, जैसे कि आपने स्वयं चर्चा की कि अन्य जो राष्ट्र हैं जो कि अभी तक अपने न्यूक्लियर टेस्ट को नहीं कर रहे थे वो भी टेस्ट करना शुरू कर देंगे, और ऐसे में जो विश्व में जाहिर है कि एक अनिश्चितता का जो वातावरण पहले से बना हुआ है वो और गहरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक पहलू ये भी हो सकता है इसका कि जिस प्रकार से हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ये परमाणु परीक्षण होते हैं, तमाम देश अगर एक एक बम भी फोड़ते हैं तो 1 से 2 डिग्री तापमान और बढ़ सकता है। वो फिर तमाम
देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी होगा। इस पहलू पे भी कभी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जो है चर्चा मालदीव के ऊपर करेंगे, क्योंकि TB2 ड्रोन जो मिले हैं उसका मकसद साफ हो चुका है कि आखिरकार टर्की ने किसके कहने पर मालदीव को ये ड्रोन दिए हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर इसी पे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, मालदीव से भारत ने बुलाए सैनिक तो खुश हुआ चीन। मालदीव की संप्रभुता की रक्षा का समर्थन करेंगे, चीन बोला। मालदीव को तुर्की ने दिए बेरकतार TB2 ड्रोन, भारत के युद्धपोत और सबमरीन पर रहेगी अब नजर। बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव से भारत ने बुलाए सैनिक तो खुश हुआ ड्रैगन। मालदीव की संप्रभुता की रक्षा का समर्थन करेंगे, चीन का विदेश मंत्रालय बोलता है। मालदीव को तुर्की ने दिए वेरकतार TB2 ड्रोन, भारत के युद्धपोत और सबमरीन पर नजर रखना अब आसान होगा। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद मैप के जरिए अहम जानकारी देंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स। मालदीव पर ड्रैगन का शिकंजा। भारत ने मालदीव से बुलाए सैनिक, 26 सैनिकों को वापस बुलाया गया। मालदीव पर चीन कस रहा है शिकंजा। मालदीव के साथ फ्री डिफेंस डील की है। हम मालदीव की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, चीन बोला। मालदीव में बढ़ रही है चीनियों की संख्या और ये चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन जल्दी से इस मैप को प्ले कर दीजिएगा आप, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। माफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर टर्की ने इन ड्रोन्स को उतारा है, रखा गया है जहां पर। और वहां से मैं जो बात कर रहा हूं, बड़ी अहम बात यह होने वाली है कि वहां से जो भारत का मिनिकॉय आइलैंड है वो सिर्फ 275 किलोमीटर दूर है। अगर कोची की मैं बात करता हूं, कोची वहां से सिर्फ और सिर्फ 550 किलोमीटर दूर है। त्रिवेंद्रपुरम की बात मैं वहां से करता हूं तो सिर्फ 495 किलोमीटर दूर है। और अगर मैं TB2 ड्रोन की रेंज की बात करता हूं तो 4000 किलोमीटर के आसपास इस ड्रोन की रेंज है। यानी कि जो कुछ इस भारत और मफारू द्वीप के बीच से गुजरेगा उसके ऊपर ड्रोन पैनी नजर रख सकता है। और ये उस वक्त हुआ जब शी जिनपिंग ने एर्दोगन से कहा कि यस आप ड्रोन दे दीजिए। इसको समझना होगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, ये जो मैप है ये बहुत कुछ बयां करता है। मफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही इनको उतारा जाना, वहीं से इनका कमांड कंट्रोल स्टेशन स्थापित होना, ये इशारा कर रहा है कि दाल में काला नहीं है बल्कि दाल ही काली है सर। राजेश, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की नजर इस डेवलपमेंट पर पिछले 3 महीने से थी। जब से राष्ट्रपति महजू राष्ट्रपति बनने के बाद तुर्की गए पहली बार, तो तब से ही भारत में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और हमारे जो राजनयिक जो हैं तुर्की में हैं, अंकारा में हैं, वो इस चीज को जानते थे कि वो वहां जाकर ये जो TB2 बैरेक्टर ड्रोन है इसको शायद मालदीव में लाने का प्लान बना रहे हैं। एक और चीज जो है, मालदीव जो है वो पहले पहले अपनी समुद्री सीमा पर, खासतौर से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर नजर रखने के लिए भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल करता था। हमने उनको 2 हेलीकॉप्टर दिए हुए थे जो कि कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए और मेडिकल एड के लिए यूज होते थे। हमने उनको एक डॉर्नियर विमान भी दिया था जो समुद्र के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए इस्तेमाल होते थे। भारत ने उनको एक नेवी का सर्वे शिप भी दिया हुआ था जिससे वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्र में पानी के नीचे क्या है, खनिज संपदा, उस पर सर्वे करते थे। अब वो जोर लगा रहे हैं कि भारत अपनी इन संसाधनों को, खासतौर से जो हमारे जो मेंटेनेंस स्टाफ था उसको वापस ले जाए। अभी हमने 26 मेंटेनेंस स्टाफों को वापस ले आए हैं,
लेकिन हमने उनकी जगह पर सिविलियन, एब्सोल्युटली सिविलियन मेंटेनेंस स्टाफ जो वहां पर हमारे हेलीकॉप्टर डॉर्नियर का जी रखरखाव करेंगे, यानी इंजन एयरफ्रेम का रिपेयर करेंगे, उनको भेज दिया है। अब मालदीव जो है सरकार ये बोली कि 10 मई तक सब कुछ हटाओ, तो डेवलपमेंट आस्ते आस्ते हो रही है। देखने की बात यह है कि इन TB2 ड्रोन्स का इस्तेमाल क्या मालदीव से भारत विरोधी गतिविधियों में करेगा, ये समझना पड़ेगा कि जी। मालदीव्स की एक्सपर्टीज जो डेवलप करने में लगेगी उसमें काफी समय है। और एक चीज तो पक्की है कि अगर लेकिन मालदीव्स ने सर सर इन सर 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 ड्रोन्स सर को सर भारत की सर तरफ मैं भेजा। मैं जिस एंगल से चीजों को सोच रहा हूँ, सर माफी चाह रहा हूँ बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन जिस एंगल से मैं चीजों को सोच रहा हूँ और समझ रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मालदीव नहीं चाहेगा कि भारत के खिलाफ करे, लेकिन जो चीन का कर्जा है वो मालदीव को मजबूर करेगा कि आप भारत की जासूसी करिए, कौन सी सबमरीन किस तरफ जा रही है, कौन सा युद्ध पोस्ट किस तरफ जा रहा है, उसकी जासूसी आप करिए। क्या इस चीज से हम इनकार कर सकते हैं साहब? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन शायद जवाब डालेगा कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल, TB2 का इस्तेमाल करके मालदीव जो है उसका डेटा चीन को दे दे। ये लिंक भविष्य में जब भी डेवलप होगा हमारे पास इसकी काट है। देखिए, एक तो TB2 के 3 वेरिएंट हैं। एक है जिसमें सिर्फ फोटोग्राफिक कैमरा जी लगे हैं जो कि स्टिल या वीडियोग्राफ फोटो लेते हैं, पैनारामिक। तो ये वो वाला वर्जन इनके पास आया है। दूसरा वर्जन ये है जिसमें कि TB2 में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए हैं, जो कि हमारी नेवी या एयरफोर्स के रेडार्स और दूसरे सर्विलेंस के जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोकेशन को नोट कर सकते हैं। वो वाला वर्जन जी मालदीव को नहीं दिया गया। तीसरा वर्जन है TB2 का जो कि आर्म्ड ड्रोन है, वो वर्जन भी नहीं मिला, मालदीव के पास फिलहाल नहीं है। एक चीज जो अच्छी है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो क्वाइट सक्षम है। अगर ये ड्रोन कोई भी होस्टाइल एक्टिविटी करते हैं, होस्टाइल एक्टिविटी का मतलब है कि ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, इंडिया के एयर स्पेस जोन में आते हैं, तो जी इंडियन एयरफोर्स जो है आसानी से इनको हवा से शूट डाउन कर सकती है। इतनी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं मैं आपको सर ये सर सर बताना सर चाहता बीच हूं में कि फिर आपको मालदीव के टोकना साथ चाहूंगा, हमारी मैं बीच में टोकना चाहूंगा सर, मैं बीच में टोकना चाहूंगा माफी के साथ। रशियन आर्मी एयरफोर्स TB2 ड्रोन के आगे बेबस नजर आई है सर। सच बोलने में मुझे लगता है कि हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अजरबैजान अर्मीनिया की जंग में अर्मीनिया की एयरफोर्स आर्मी भी बेबस नजर आई है सर। बहुत प्लानिंग की जरूरत है सर। हाँ, इस देखिए राजेश, ये समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर अभी भी भारत और मालदीव्स हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों देश अभी तक भी डिप्लोमेटिक लेवल पे दोस्त हैं। तो कोई दुश्मनी वाली बात तो जी बहुत दूर है। इतना सोच बहुत मतलब अभी तक दोनों देशों के बीच में व्यापार ठीक से है। हमारी एम्बेसीज और राजनयिक जो हैं आपस में भी जी ठीक से काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है मालदीव्स के विरुद्ध। ये हमें समझना पड़ेगा। जो छुटमुट आप सोशल मीडिया में मालदीव्स के विरोध देख रहे हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हिंदुस्तान में हैं जो खलबली पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव के साथ हमारी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है। पहले बहुत मजबूत दोस्ती थी, अभी भी दोस्ती है। हाँ, आपने सही बताया कि यूक्रेन के ऊपर रशिया को TB2 जैसे ड्रोन शूट डाउन करने में दिक्कत हुई। उसका रीजन था कि यूक्रेन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास जो रशिया शुरुआती जी दिनों में तो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम थे, S-200, S-300, वो इतने ज्यादा कारगर थे कि रशियन एयरफोर्स के जो फाइटर विमान थे वो जहां जाकर यूक्रेन के ड्रोन्स को शूट डाउन नहीं कर पा रहे थे, अभी भी नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मालदीव्स के पास नहीं है। अगर मालदीव्स का कोई ड्रोन टेक ऑफ करता ठीक है है। तो इंडियन एयरफोर्स को हुक्म मिलने पे हम कहीं पे भी उसको जाके फूंक दे सकते हैं और फूस से ही गिर जाएगा। तो लेकिन वो नौबत आई नहीं है। वो ठीक हमारे है सर, मित्र हैं, भविष्य में भी अब वो मालदीव हमारा आनी भी मजबूत नहीं दोस्त बना चाहिए। रहेगा। ठीक है संजीव जी, सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मालदीव पहले भी हमारा दोस्त था, आज भी हमारा दोस्त है और आने वाले वक्त में भी हमारा दोस्त भी रहेगा और मजबूत हमारा पड़ोसी भी रहेगा जैसा पहले था। लेकिन जिस प्रकार की कड़वाहट मुइज्जू ने आकर दोनों देशों के रिश्तों में घोली है, सर ने सोशल मीडिया की भी बात की, लेकिन कहते हैं कि
जो सोशल मीडिया में जो लिखा भी जा रहा है दोनों देशों के प्रति, चाहे हिंदुस्तानी लिखें चाहे मालदीपियंस लिखें, ये जख्म बहुत गहरे देते हैं सर, और गहरे जख्म भी होते हैं और भरने में भी वक्त लगता है। संजीव जी। देखिए राजेश जी, मालदीव्स को लेकर के भारत की जो वर्तमान समय में नीति है वो मेरा मानना है कि बुद्धिमत्तापूर्ण है और विवेकपूर्ण है। साथ ही साथ जो है मालदीव्स की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं, वो आगे किस तरीके के मूव्स लेते हैं। लेकिन ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मालदीव्स का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसमें बड़ी संख्या में भारत के समर्थक नेता मौजूद हैं, भारत समर्थक वहाँ पे लोग हैं। वहाँ की डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी में भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समर्थक लोग हैं, और भारत का प्रभाव मालदीव्स के अंदर इतना गहरा है कि मालदीव्स के जो मोइयू जैसे नेताओं को, यमीन जैसे नेताओं को भारत को एक इशू बना करके अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये जो भारत की जो इंडिया आउट वगैरह का नारा लेकर के ये जो चुनाव लड़े और उसमें उनको थोड़ी सफलता मिल गई, तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का प्रभाव इतना गहरा है कि वहाँ की डोमेस्टिक राजनीति को भी वो प्रभावित करता है। तो ऐसे भारत को आउट करना ये तो इस मोइजू की सरकार के लिए और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन वर्तमान की जो ये मोइजू की सरकार है उसने जाहिर है कि वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जो कि भारत के विरुद्ध जो है कि अप्रोच रखते हैं, और कुछ रेडिकल इस्लामिक जो एलिमेंट्स हैं उनका भी जो रुख है वो जाहिर है कि अभी आप देखिए टर्की के साथ जैसे संबंध बढ़ रहे हैं, तो चाइना का एक प्रो चाइना अप्रोच तो है ही, साथ ही साथ जो है प्रो रेडिकल प्रो इस्लामिक जो एक एलिमेंट्स का को अपीच करने की जो नीति है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। ये जो फैक्टर है चाइना और जो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक अपीजमेंट का, उसको ऊपर भारत को बहुत ही क्लोज वॉच बनाए रखनी होगी, और भारत को एप्रोप्रिएट मेजर्स के लिए भी तैयार रहना होगा। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यदि भारत के लिए ये आवश्यकता पड़ी, यदि भारत के वहाँ के जो नागरिक हैं जो या भारत के जो टूरिस्ट हैं जब भी वहाँ जाते हैं, यदि वो किसी तरीके के खतरे में आते हैं या किसी भी तरीके की मालदीव्स ऐसी गतिविधि करता है कि जो कि भारत के हितों के खिलाफ है, तो भारत को कैरेट एंड स्टिक बोथ पॉलिसीज पे चलना पड़ेगा। सिर्फ एंगेजमेंट तो बना के रखना ही होगा और समय का इंतजार करना होगा जब ये सत्ता बदलेगी। जैसे कि यमीन की सत्ता जब थी तो उस समय संबंध बिगड़ गए थे, और लेकिन जैसे ही ये परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन, उसके बाद से भारत और राष्ट्रपति सालेह के जो है कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे संबंध हो गए। तो समय का इंतजार करना होगा, लेकिन कैरेट एंड स्टिक हमें इंतजार करना होगा जी, पे भी अमल करना होगा। लेकिन चीन जिस प्रकार से दखल बढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि उस पर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर चीन के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI वहां पर पहुंच जाती है तो चिंताएं भारत की और बढ़ जाएंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इसके बाद बात करेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों की ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा।